मुंबई, सपनों का शहर। कहते हैं ये शहर कभी सोता नहीं और यही बात इसे सबसे खास बनाती है। आज की हमारी कहानी इसी सपनों के नगरी की है। रोज़ की तरह विनोद मुंबई एयरपोर्ट के टैक्सी पार्किंग में अपने सवारी के लिए रुका था। विनोद ने अपनी टैक्सी काली पीली टैक्सी सर्विसेज में रजिस्टर करवाई थी। सुबह से शाम वो शहर में सवारियां लेता था और रात के करीब 9 बजे वो मुंबई एयरपोर्ट के टैक्सी पार्किंग सर्विसेज में लाइन लगा देता था। ये जो पेड सर्विसेज होते हैं, इनके काउंटर्स एयरपोर्ट के अंदर ही होते हैं। वही पेमेंट होती है, वही रिसिप्ट कटती है और कस्टमर अपने रिसिप्ट पे जो कैब नंबर होता है उस कैब में बैठकर अपने डेस्टिनेशन पे चला जाता है। आज रात के 12 बज गए थे, लेकिन विनोद को अभी तक कोई भी सवारी नहीं मिली थी। जनरली इस वक्त तक उसे 1-2 सवारियां तो मिल ही जाती थी। रात के 1:30 बज गए पर अभी भी विनोद एयरपोर्ट पे ही था। उसने जब अराइवल बोर्ड जाके चेक किया तो उसे दिख रहा था कि आधे घंटे के अंदर 3 फ्लाइट्स लैंड करने वाली है। उसने सोचा कि 2:30 बजे तक वेट करता हूँ, अगर कोई सवारी नहीं मिली तो घर चला जाऊँगा। रात के करीब 2:15 बजे हो गए। विनोद को हेल्प डेस्क से कॉल आया कि उसे एक सवारी मिल गई है और उसे अपनी गाड़ी लेके मेन गेट के पास आना है। एक 25-26 साल की लड़की ने विनोद को रिसीव पकड़ा दी। उसका ड्रॉप लोकेशन वसई था। विनोद ने उससे पूछा, मैम वसई में कहाँ? लड़की अपने फ़ोन से बिना ऊपर देखे बोली, मैं आपको वसई आने के पहले बता दूंगी। विनोद ने चुपचाप गाड़ी चालू की, जीपीएस पे वसई डाला और चलने लगा। विनोद ने अपने फ़ोन पे माँ काली के भजन लगाए। तब वो लड़की अचानक भड़क के बोली, गाने बंद कीजिए, मुझे सोना है। विनोद ये सुनकर थोड़ा नाराज़ हो गया, लेकिन बिना कुछ कहे उसने माँ के भजन बंद कर दिए। अब कार में पूरा सन्नाटा था और सिर्फ बाहर से गुजरती गाड़ियों का आवाज़ अंदर आ रहा था। वो लोग बस वसई एंटर ही करने वाले थे कि वो लड़की अचानक बोली, राइट ले लो। विनोद ने कहा, लेकिन मैम वसई के लिए तो लेफ़्ट लेना है जीपीएस के हिसाब से। लड़की ने कहा, वसई में नहीं रहती मैं, मेरा घर उससे थोड़ा पहले है। जैसे मैं कह रही हूँ वैसे करो, चुपचाप राइट ले लो। विनोद को उस लड़की के बात करने का जो ढंग था वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन क्योंकि वो उसकी क्लाइंट थी उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप जहाँ वो लड़की कह रही थी उस रास्ते पे गाड़ी डाल दी। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, ना कोई स्ट्रीट लाइट्स थी, ना कोई घर था और ना ही कोई कार या बाइक उस रास्ते से गुजर रही थी। विनोद को अब कुछ अटपटा सा फील होने लगा था। उसने अपने हेडफोन लगाए और अपने फ़ोन पे फिर से वो माँ काली के भजन सुनने लगा। अचानक से वो लड़की आगे के सीट के तरफ बढ़ी और उसने विनोद का फ़ोन छीन लिया। क्या कर रही है आप? विनोद ने गुस्से में कहा। मैंने कहा ना, कोई गाने नहीं सुनने, वो लड़की अपने सीट पर बैठते हुए बोली। लेकिन मैंने हेडफोन्स लगाए हैं, तो फिर आपको किस बात की दिक्कत है? विनोद जोर से बोला। जब तक मैं इस गाड़ी में बैठी हूँ तब तक आप ऐसे कोई भी गाने नहीं सुनेंगे। ये कहकर लड़की ने विनोद का फ़ोन उसे वापस पकड़ा दिया। विनोद का सब्र का बांध अब टूट चुका था। उतर जाओ यही, विनोद ने गुस्से में कहा। मैं नहीं उतरूंगी, मेरा डेस्टिनेशन आगे है, लड़की अपने फ़ोन में देखते हुए बोली। मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। ये कहकर विनोद ने अपनी गाड़ी ऑफ कर ली और चाबी निकाल ली। ठीक है, वो लड़की गुस्से में बोली और अपना सामान निकालकर गाड़ी से बाहर उतर गई और वो उसी रास्ते पे सीधा सीधा चलने लगी। उसे उतरकर बस 1 ही मिनट हुआ होगा, विनोद ने अपनी कैब ऑन की और जैसे ही उसकी हेडलाइट्स ऑन हुई उसे वो लड़की दूर दूर तक उस सड़क पे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। विनोद थोड़ा डर गया। वो धीरे धीरे गाड़ी उसी सड़क पे आगे लेता रहा। उसके मन में आया कि वो लड़की को पिक करेगा और जहाँ उसकी ड्रॉप लोकेशन थी उसको वहीं छोड़ेगा।
लेकिन करीब 15 मिनट तक उसी सड़क पे सीधे सीधे गाड़ी चलाने के बावजूद भी वो लड़की विनोद को कहीं नहीं दिखी। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो लड़की मानो थी ही नहीं या उस सड़क से अचानक गायब हो गई। विनोद निराश होकर अपने घर वापस चला गया। अगले दिन फिर 9 बजे विनोद ने अपनी गाड़ी एयरपोर्ट के पार्किंग में लगा ली और अपने सवारी का इंतजार करने लगा। कल की तरह आज भी करीब 1:30 बज गया था, लेकिन विनोद को अभी तक कोई सवारी नहीं मिली थी। उसे पता था कि 2 बजे 3 फ्लाइट्स लैंड करेंगे। उसने मन ही मन सोचा कि अगर 2:30 बजे तक कोई सवारी मिलती है तो ठीक है, या फिर वो घर चला जाएगा। 2:15 के आसपास विनोद को कॉल आता है कि उसकी गाड़ी किसी को अलॉट हुई है और वो अपनी गाड़ी लेकर मेन गेट के पास आ जाए। आज की सवारी भी एक लड़की थी, एक 20-22 साल की लड़की, और उसका ड्रॉप लोकेशन भी वसई था। मैम, वसई में कहाँ? विनोद ने पूछा। मैं आपको वसई आने के पहले बता दूंगी, उस लड़की ने भी अपने फोन में देखते हुए कहा। ये सुनकर विनोद को कुछ अजीब सा फील होने लगा। उसे एक अजीब सी हैवीनेस फील होने लगी। अचानक उसका मन करने लगा कि वो इस सवारी को यही उतार दे और घर चला जाए, लेकिन रिसिप्ट कट चुकी थी और अब अगर विनोद सवारी लेने से मना कर देता तो उसके मंथली पे से डबल पैसे कट होते। इसीलिए बिना कुछ और सोचे विनोद ने गाड़ी ऑन की और वो वसई की तरफ निकल पड़ा। कल की तरह आज भी विनोद ने अपने गाड़ी में माँ काली के भजन लगाए और उस लड़की ने भी बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट किया जैसे कल वाली लड़की ने किया था। डर के मारे अब विनोद का गला सूख रहा था। वो बस सोच रहा था कि इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी बिना कुछ बोले वो गाड़ी चलाता रहा। वैसे ही आने ही वाला था कि वो लड़की अचानक बोली, राइट ले लो यहाँ से। ये सुनकर मानो विनोद के होश उड़ गए। आज उसने इस लड़की के साथ कोई सवाल जवाब नहीं किया। उसे आभास हो गया था कि वो किसी बहुत बड़ी गड़बड़ में फंस चुका है। आगे बिना कुछ और सोचे उसने अपने फ़ोन पे हनुमान चालीसा लगाया और वो चलती गाड़ी से कूद गया। क्योंकि गाड़ी स्लो थी, विनोद को हल्की फुल्की चोटें आई। उसके फ़ोन में हनुमान चालीसा अभी भी चल रहा था। विनोद दौड़कर वसई की तरफ जो मेन रोड जाती है वहाँ पहुँच गया। अचानक विनोद को चक्कर आ गई और वो वहीं गिर गया। कुछ देर बाद विनोद की आँख खुली। वो एक पीयूसी वैन में था और 2 लोग उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे। क्या हुआ भाई? पहले आदमी ने विनोद को बैठाते हुए पूछा। ये लो तुम्हारा फ़ोन। दूसरे आदमी ने विनोद को फ़ोन पकड़ाते हुए कहा। यहाँ क्या कर रहे हो? उसने विनोद से पूछा। विनोद ने अपने साथ जो भी हुआ था वो सारी बातें इन दोनों को बता दी। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो मेरे समझ में नहीं आ रहा, पर तुम जिस रास्ते की बात कर रहे हो वहाँ पे कोई आता जाता है नहीं, वहाँ पे कोई बस्ती है नहीं। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई लड़की तुम्हें वहाँ ड्रॉप करने के लिए क्यों कहेगी, पहले आदमी ने विनोद से कहा। कहीं तुमने कुछ गलत काम तो नहीं किया उस लड़की के साथ उस रास्ते पे ले जाकर, और अब यहाँ आकर भोले बनने की कोशिश कर रहे हो? दूसरे आदमी ने विनोद को शक की नज़रों से देखते हुए कहा। नहीं नहीं सर, मैं ऐसा कुछ कभी सोच भी नहीं सकता। मैं खुद 2 बेटियों का पिता हूँ, विनोद रोते हुए बोला। चलो फिर तुम्हारी गाड़ी देख के आते हैं कहाँ है और किस हाल में है, पहले आदमी ने वैन स्टार्ट करते हुए बोला। जब वो लोग उस रास्ते पे पहुंचे और थोड़े आगे बढ़े, वहाँ विनोद की कार खड़ी थी। विनोद की कैब सड़क के बीचों बीच सही सलामत खड़ी थी। ये देखकर तीनों जन शॉक हो गए, क्योंकि विनोद के कहने अनुसार वो चलती गाड़ी से कूदा था तो गाड़ी कहीं पे ठुकनी चाहिए थी। गाड़ी के ऊपर कोई तो डेंट या कुछ तो स्क्रैचेस होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ इसकी गाड़ी बिल्कुल अच्छे कंडीशन में रास्ते के बीचों बीच खड़ी थी, जैसे कि कोई गाड़ी को पार्क करके गया हो। भाई, कौन से नशे करके आए हो तुम? पहले आदमी ने विनोद से पूछा। सर, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा,
मैं सच में चलते गाड़ी से कूदा था, विनोद हैरानी में बोला। दूसरे आदमी ने विनोद के गाड़ी की तलाशी ली। उसे गाड़ी में कुछ नहीं मिला। उसने फिर विनोद से कहा, चुपचाप अब यहाँ से चले जाओ, बिना कोई झूठी कहानी सुनाए। विनोद गाड़ी में बैठा, हनुमान चालीसा लगाई और हनुमान जी का नाम जपते जपते सीधा अपने घर के लिए निकल गया। अगली सुबह विनोद ने हेल्प डेस्क पे कॉल किया। उसने अपने गाड़ी का नंबर दिया। उसे कल और परसों जो उसकी सवारियां थी उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। विनोद जी, क्या मजाक कर रहे हो? कल और परसों तो आपकी गाड़ी को कोई सवारी अलॉट ही नहीं की है, हेल्प डेस्क अटेंडेंट ने कहा। ये सुनकर विनोद के होश उड़ गए। नहीं, थोड़ा ठीक से चेक कीजिए, कुछ गलती हुई होगी, विनोद घबराकर बोला। नहीं विनोद जी, कोई गलती नहीं हुई है। कल और परसों आपकी गाड़ी को कोई भी सवारी नहीं अलॉट की थी। मैं सिस्टम में चेक करके बता रहा हूँ। लेकिन अगर फिर भी आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो शाम को अस्मिता मैम से पूछ लीजिए। कल और परसों नाइट ड्यूटी पे वही थी, हेल्प डेस्क ने कहा। हाँ, मुझे अलॉटमेंट का फ़ोन भी उनसे ही आया था। ठीक है, मैं फिर शाम को फिर से कॉल करता हूँ। ये कहकर विनोद ने फ़ोन कट कर दिया। विनोद को आज इतनी बेचैनी हो रही थी कि वो पूरा दिन काम पे ही नहीं गया। वो बस बेसब्री से शाम होने का इंतज़ार कर रहा था। विनोद को पता था कि हेल्प डेस्क की जो शिफ्ट है वो शाम के 7 बजे चेंज होती है। विनोद ने 7:15 को वहाँ फ़ोन किया। विनोद बोला, अस्मिता मैम, विनोद बात कर रहा हूँ, टैक्सी नंबर 1234। हाँ कहिए विनोद जी, अस्मिता ने कहा। मैम, कल और परसों जो मुझे बुकिंग मिली थी, मुझे उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी, विनोद ने कहा। विनोद जी, लेकिन कल और परसों तो आपको कोई अलॉटमेंट दी ही नहीं है, अस्मिता ने अपने सिस्टम में चेक करते हुए कहा। नहीं मैम, फिर से चेक कीजिए। मुझे कल और परसों रात वसई का ड्रॉप मिला था, बल्कि कंफर्मेशन कॉल्स दोनों दिन आप नहीं किए थे, विनोद ने कहा। नहीं विनोद जी, आपको कल और परसों कोई अलॉटमेंट नहीं दी है मैंने, ये कहकर अस्मिता ने फ़ोन रख दिया। विनोद अब बहुत ज़्यादा डर गया था। बिना कुछ सोचे अपनी गाड़ी लेकर विनोद एयरपोर्ट की तरफ चला गया। राजपाल, यहाँ आओ ज़रा। विनोद ने सिक्योरिटी चेक पे जो गार्ड खड़ा था उसे अपनी तरफ बुलाया। विनोद को एयरपोर्ट पे कैब चलाकर अब 12 साल से भी ज़्यादा हो चुके थे, इसीलिए ज़्यादा करके वो सारे ही ऑन ग्राउंड स्टाफ को जानता था। जी विनोद जी, सब कुशल मंगल, राजपाल बोला। हाँ, कल रात तुम यही थे ना ड्यूटी पे, विनोद ने पूछा। हाँ, पर आप बिना सवारी कहाँ चल दिए थे कल और परसों? मैंने सोचा कि रोक के पूछ लूँ कि खाली कहाँ जा रहे हो। फिर मुझे लगा पता नहीं आपके घर पे कुछ हुआ होगा, इसीलिए शायद आप बिना सवारी के ही चल दिए, इसीलिए मैंने आपको रोक के पूछा नहीं, राजपाल ने कहा। ये सुनकर मानो विनोद के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया था कि कल और परसों वो जो 2 लड़कियों को सवारी समझकर वसई छोड़ने गया था वो इंसान नहीं थे, वो कुछ और ही थे। विनोद ने बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी घुमाई और वो अपने घर चला गया। अचानक विनोद को फ्रंट मिरर में वो दोनों लड़कियां उसके पिछले सीट पर बैठी हुई दिखी। घबराकर विनोद ने जोर से गाड़ी का ब्रेक दबाया, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था। विनोद ने अपने फ़ोन पे हनुमान चालीसा लगाई और वो भगवान का नाम लेते हुए अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह विनोद ने उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सारी घटना अपनी पत्नी शारदा को बताई। शारदा विनोद को हनुमान जी के मंदिर ले गई। मंदिर के पीछे एक बूढ़ी औरत रहती थी जो ऊपरी हवा और काला जादू जैसी चीज़ों को पकड़ती भी थी और उनका इलाज भी देती थी। उसने बताया, कुछ दिन पहले तुम एक चौराहे पर एक नींबू मिर्ची को पैर मार कर गए थे। मुझे याद नहीं आ रहा कुछ माँ जी, विनोद ने कहा। तुमने ये अनजाने में किया था, इसीलिए शायद तुम्हें इस चीज़ का आभास नहीं था। उस नींबू मिर्ची पे किसी ने कुछ टोना किया था जिसका असर परसों रात से होना शुरू हुआ, माँ जी ने कहा। इससे अब छुटकारा कैसे पाएंगे हम? शारदा ने पूछा।
माँ जी ने एक अभिमंत्रित धागा विनोद को दिया और बोले, अगले 7 साल तक तुम्हें हर 21 दिन बाद हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करना है। उसी अर्पित किए हुए सिंदूर से थोड़ा सा सिंदूर निकालकर उसे इस धागे पे लगाना है और इस धागे को फिर से अपनी कलाई पर बांध लेना है। उसके अलावा गाड़ी के अंदर तुम्हें हनुमान जी की एक आकृति रखनी है और इस लॉकेट को कभी भी अपने गले से नहीं उतारना है। ये कहकर माँ जी ने हनुमान जी का एक लॉकेट विनोद को पहना दिया। विनोद ने वो सारे जतन किए जो माँ जी ने उसे करने के लिए कहे थे और उसके बाद आज तक विनोद को ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ। माँ जी ने विनोद से ये भी कहा था कि उन दोनों रातों जो वो सही सलामत घर लौट पाया वो सिर्फ इसलिए क्योंकि माँ काली स्वयं उसकी रक्षा कर रही थी। आज भी विनोद रात को एयरपोर्ट पे ड्यूटी करता है और उसकी गाड़ी में माँ काली के भजन या हनुमान चालीसा हमेशा चलता रहता है और अगर किसी सवारी को इस चीज से दिक्कत हो तो वो बेझिझक उस सवारी को पास कर देता है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं, क्या आपने कभी काला जादू की कोई कहानियां सुनी है? क्या आप इन चीज़ों पे यकीन करते हो?